हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से। लगातार जारी है हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स। आप देख पा रहे हैं हमारी केमिस्ट्री की क्लास। और इस क्लास में, आज की क्लास में हम बातें करेंगे कुछ एमसीक्यूज़ की, और वो बेस्ड रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर पर, परमाणु संरचना पर बेस्ड हम कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो हम पिछली क्लास पढ़ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उसी से संबंधित हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और लिखा क्या है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कि वह वैज्ञानिक जिन्होंने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी, परमाणु सिद्धांत दिया था। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी मैडम क्यूरी, ऑप्शन सी जॉन डाल्टन, ऑप्शन डी एल्बर्ट आइंस्टीन। तो आपके आंसर क्या होंगे भाई? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आपका क्या है? जॉन डाल्टन। तो हम सिद्धांत देखे थे जॉन डाल्टन का, परमाणु सिद्धांत सबसे फर्स्ट हमने पढ़े थे, परमाणु संरचना परमाणु सिद्धांत के अंतर्गत। उसके बाद हम पढ़े थे जे थॉमसन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, फिर रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत, फिर हम निल्स बोर का परमाणु सिद्धांत। इस प्रकार हम देखें तो परमाणु सिद्धांत की जो खोज की थी वो जॉन डाल्टन ने की थी। हालांकि रदरफोर्ड ने अपने सिद्धांत दिए थे और उन्होंने नाभिक की खोज की थी, ये हम पढ़े थे। लेकिन एक्चुअल में परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? वो है जॉन डाल्टन साहब ने। ठीक है, क्लियर है बातें? चलिए, तो जो चीज़ हम पढ़े हैं उसी से संबंधित एमसीक्यू होंगे। कुछ क्वेश्चन हालांकि थोड़ा लेंदी होगा, थोड़ा जो है हाई लेवल का होगा, लेकिन जितने भी पढ़े उसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और लिखा है कि नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। ऑप्शन ए है थॉमसन, जे थॉमसन साहब, बी रदरफोर्ड, सी बोहर ने, या फिर डी जेम्स चैडविक ने। तो इसका सही आंसर क्या है? अभी जस्ट मैंने बताया कि नाभिक की खोज की था और नाभिक में धन आवेश का जिक्र किया था किसने? रदरफोर्ड साहब ने। तो ये आपके क्या है? आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो 50 एमसीक्यू आपको सॉल्व करनी होगी। अभी ये हम सॉल्व करके बताएंगे 50 एमसीक्यू जो इनसे संबंधित है। आपके थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? ठीक है, अस्थायी कणों के बारे में बताना है। वो क्या? वो इलेक्ट्रॉन है, ऑप्शन ए प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, या इनमें से सभी। तो आप जानते हैं परमाणु की अगर संरचना की बात करें, थर्ड नंबर के ऑप्शन में क्वेश्चन में अगर बात करें तो परमाणु की संरचना, परमाणु किस प्रकार से बनती है? परमाणु की अगर संरचना देखें तो ये क्या है? ये परमाणु है। अरे यार गोला बन गया। ये क्या है? आपके परमाणु है, और परमाणु के अंदर बीच में क्या है? आपका नाभिक है। क्या है? बीच में नाभिक है, और नाभिक के अंदर क्या रहता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहते हैं। और इसके चारों तरफ क्या करते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये जानते हैं आप। तो इसमें क्या है? अस्थायी कौन है? अस्थायी कौन है? ये अस्थायी है। ठीक है, और नाभिक स्थायी है नाभिक के अंदर। और ठीक, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्थायी है, और इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, वो क्या है? वो है आपका अस्थायी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। परमाणु के घटक है इनमें से, परमाणु के घटक कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन, परमाणु नाभिक की बोल रहा है, नाभिक के, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, डी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए इसका आंसर क्या होगा आप खुद ही बता दीजिए, क्योंकि मैंने क्या कहा, नाभिक के अंदर क्या क्या उपस्थित रहता है, न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है और चारों तरफ ये चक्कर लगाता है। तो ये चौथे नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये भी हो जाएगा, चौथे नंबर के क्वेश्चन का क्या है आंसर, ये भी हो जाएगा यही। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, किसके बारे में पूछा, नाभिक के घटक। तो नाभिक के अंदर यही दोनों उपस्थित रहते हैं, जहाँ पर न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज होता है, कहने का उसमें कुछ भी चार्ज नहीं होता, उदासीन होता है, और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, जो उस परमाणु के जो है क्या बाहरी, ठीक है, जितने भी कक्षा है वहाँ पर चक्कर लगाते हैं, विभिन्न कक्षकों में चक्कर लगाते हैं, ये हम पढ़े हैं। तो आप मेरा लेक्चर आप जाके देख सकते हैं, वहाँ से सभी चीज़ आपको पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है। तो अभी जस्ट मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन में क्या है, अब देखिए आवेश रहित कण, यहाँ पर अगर 5वें नंबर की हम बात करें, 5th नंबर में, तो एक तो परमाणु के अंदर क्या होते हैं, परमाणु के अंदर क्या होते हैं, परमाणु में एक तो नाभिक के अंदर मैंने क्या कहा, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है, चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं चारों तरफ। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन, और आपके प्रोटॉन क्या होते हैं, ये होते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो किसके बारे में पूछा गया है आपको, जो है एक आवेश रहित है, जिसमें आवेश नहीं है। आवेश किसमें नहीं है, भाई, न्यूट्रॉन में आवेश नहीं रहता, प्रोटॉन में पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव, और इसमें आवेश नहीं है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठा नंबर का क्वेश्चन, कि परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं, समान संख्या में उसके मूल कण स्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है, ठीक है, परमाणु में जो मूल कण समान संख्या में उपस्थित होते हैं, किसके, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के। ठीक है, सारी चीज़ पढ़ी हुई चीज़ें हैं। न्यूक्लियॉन सामान्य नाम किसके लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि न्यूक्लियॉन सामान्य रूप से किसके लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए, ऑप्शन बी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए, ठीक है, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के लिए, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो नाभिक में उपस्थित रहते हैं, दोनों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं भाई साहब, दोनों को 6ठा नंबर की बात करें तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू न्यूक्लियॉन। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ पूरा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू न्यूक्लियॉन। तो ये याद रखिए, न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को दोनों को मिलाकर न्यूक्लियॉन कहते हैं। अगर मैं न्यूक्लियॉन बोल दूं तो वो नाभिक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नाभिक में दोनों उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो ये मैं बता चुका हूँ, लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, चक्रण क्वांटम संख्या। देखिए क्वांटम संख्या मैंने बताया था 4 क्वांटम संख्या, ठीक है, 4 क्वांटम संख्या मैंने बताया था। ठीक है,
उस 4 क्वांटम संख्या में जो चक्रण क्वांटम संख्या है उनकी संख्या का मान कितना हो सकता है। ठीक है, एक होता था मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, चलिए 8 नंबर की अगर हम बात करें, 8वें नंबर की, तो क्वांटम संख्या कितने होते थे। क्वांटम संख्या 4 होते थे। एक होता था मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरा होता था द्विगंशी क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या। तीसरा होता था चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चौथा होता था चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। और चक्रण क्वांटम संख्या में कितने मान हो सकते हैं, 2 मान हो सकते हैं। एक या फिर होगा दक्षिणावर्त या दूसरा होगा वामावर्त। क्या है, वामावर्त, दक्षिणावर्त, वामावर्त, या जिसे कहा जाता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। 2 मान हो सकते हैं, क्लॉकवाइज हो सकते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकते हैं। तो इनके कितने मान होंगे भाई, इनके मान कितने संभव है, 2 मान संभव है। ठीक है, चलिए तो ये हम पढ़ चुके हैं। पोजिट्रॉन निम्नलिखित में से है क्या चीज। ऑप्शन ए है धनावेशित इलेक्ट्रॉन, हीलियम, 2 प्रोटॉनों का नाभिक आवेश, या 1 प्रोटॉन या 1 न्यूट्रॉन का नाभिक आवेश। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें, ये इसके विपरीत है। विपरीत क्या, चार्ज में विपरीत है। अगर हम 9वें नंबर की हम बात करें, 9th नंबर का, देखिए एक होता है इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं और दूसरे नंबर की बात करूं पोजिट्रॉन, अभी देखिए पोजिट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है, जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम इतना होता है, आप जानते हैं। लेकिन पोजिट्रॉन में जो चार्ज होता है वो क्या है, धन आवेश होता है, लेकिन सेम आपको देखने को मिलेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम। सी स्टैंड फॉर कूलाम। ठीक है, तो ये माइनस है, पॉजिटिव जो है निगेटिव चार्ज। इसमें क्या रहता है, निगेटिव चार्ज रहता है, इसमें रहता है आपका पॉजिटिव चार्ज। तो इसी को क्या कहा गया है भाई, इसी को क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पॉजिटिव क्या है, ये धन आवेशित क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इनके मास भी सेम होते हैं, इनका चार्ज में डिफरेंस है, ये धन आवेशित है, वो ऋण आवेशित है इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिए ये एक प्रकार का धन आवेशित इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने बताया है। ठीक है, चलिए परमाणु विद्युत होते हैं, परमाणु विद्युतः होते हैं धनात्मक रूप से, ऋणात्मक रूप से, द्विधनात्मक रूप से या उदासीन रूप से। याद रखिए इसका आंसर है उदासीन रूप से। ये परमाणु विद्युत क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी। मैं सबके बारे में बताया था, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज और आपका न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज क्या है, थॉमसन ने किया था। ठीक है, किसका, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने किया था। ये याद रखिए, सिंपल सी बातें हैं। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। ये याद रखिए, ये तो सिंपल सी बातें हैं, इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, याद करने की ज़रूरत है। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित से किसकी खोज की थी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है किसकी, न्यूट्रॉन को। तो मैंने क्या कहा, अगर चलिए कौन से नंबर का है, जो है 11, 12 और 13, 11, 12 और 13। ठीक है, अगर हम बात करें
किसके इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। किसने? जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड साहब ने किया था, ये याद रखिए, रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था, चैडविक ने किया था। तो ये मैंने बताया था किस प्रकार से। और ये जो है क्या होता है, ये माइनस होता है, नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, और ये इसमें क्या होता है, नो चार्ज होता है, उदासीन होता है। ये मैं बताया था, तो ये याद रखिए चीज़ें, ठीक है। इनके चार्ज के बारे में बताया था, कितना कितना चार्ज होता है। इनके द्रव्यमान के बारे में भी बताया था, मास के बारे में बताया था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन 1 लाइन पूछे जाते हैं इस प्रकार से, या फिर आपको मैच द कॉलम में ये पूछा जाता है। मैच द कॉलम में कैसे? इसको मैच द कॉलम में पूछा जाता है। एक तरफ आपको क्या दे दिया रहेगा, ABCD आपको क्या दिया रहेगा, ABC और D क्या दिया रहेगा आपको, उन वैज्ञानिक के नाम देंगे, ठीक है। क्या है? वैज्ञानिक के नाम, ठीक है, जो भी है वैज्ञानिक के नाम। और दूसरी तरफ क्या दिया गया, 1 2 3 और 4। दूसरी तरफ आपको दे दिया रहेगा क्या है, खोजकर्ता के नाम, खोजकर्ता के नाम। तो वैज्ञानिक के नाम एक तरफ, खोजकर्ता के नाम एक तरफ। तो इस प्रकार से आप क्या करना है, मिलान करना है। तो इसमें भी आपको क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको याद रहे तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाँ, जिस पोजिट्रॉन की बात कर रहा हूँ, इस पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी ये आपको बताना है। तो पोजिट्रॉन की खोज क्या चैडविक ने की थी? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, युकावा ने की थी। ऑप्शन सी, एंडरसन या ऑप्शन डी, रदरफोर्ड ने। तो इसका आंसर क्या होगा, एंडरसन ने पोजिट्रॉन की खोज की। तो एक और वैज्ञानिक आ गया है, और एक और क्या आ गया, अगर इसकी हम बात करें कौन से नंबर है भाई, ये नंबर है 14, ठीक है, ये है 14। तो ये इसको भी आप लिख लीजिए यहाँ पर, आपको एक साथ याद हो जाएगा। और याद, खैर मैंने पढ़ाया था उस समय, शायद पोजिट्रॉन के खोजकर्ता के बारे में नहीं बताया था। एक होता है पोजिट्रॉन, पोजिट्रॉन, तो उन्होंने, ठीक है, ये इसकी खोज किसने की थी, मैंने अभी क्या कहा था, एंडरसन, एंडरसन। और इसमें जो चार्ज होता है क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। क्या है, चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या होता है इसमें चार्ज, इसका चार्ज होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की क्या है, विपरीत है, ठीक है। चार्ज में क्या है, विपरीत है। चार्ज कैसा है, इसका विपरीत है। तो इस प्रकार से आप याद रखिए। सॉरी, ठीक है भाई। तो ये 50 क्वेश्चन का MCQs जारी है, जिसमें से अभी हुआ है 14 क्वेश्चन। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं 15वें नंबर के क्वेश्चन में। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परमाणविक नाभिक किसने खोजा था, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, ठीक है।
तो याद रखिए परमाणु के नाभिक की खोज भी रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने नाभिक के साथ साथ उस धनावेशित को भी खोजा था, तो ये याद रखिए। ठीक है, 15 नाभिक की खोज, यहाँ पर नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने ही की थी। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ें क्या करेंगे? याद रखेंगे, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण से जुड़ा हुआ है, रमन, बोस, चंद्रशेखर और डी है क्या है? शाह। ठीक है, क्या है इसका आंसर? है क्या? बोस। आई थिंक इसको नहीं पढ़ाया हूँ, जब पढ़ाऊँगा हो सकता है ये ध्यान से निकल गया है। जब पढ़ाऊँगा बोस के बारे में तो आपको उससे बताऊँगा, अभी याद रख लीजिए। ठीक है, क्या है? ये बोस। चलिए, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? ठीक है, लिथियम, हाइड्रोजन, ट्राइटियम या हीलियम। उन्होंने कहा निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, नहीं होता? तो इसका आंसर क्या है? हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ये क्वेश्चन कई बार कई अदर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये याद रखिए। ठीक है, कई अदर एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ये भी तरंग वाले पार्ट का आ गया। डी ब्रोगली समीकरण अगर देखें तो वेव नहीं पढ़ाया हूँ। वेव में हम सिर्फ साउंड देखे। ठीक है, वेव में हमने क्या देखे? सिर्फ साउंड देखे। तो उस समय हम बात करेंगे, तो उस समय हम जो है बात करेंगे। डी ब्रोगली का समीकरण आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं बताऊंगा, तो उस समय अलग से हम बात करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व के सबसे छोटे भाग को हम क्या कहते हैं? सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है भाई? क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्या कहते हैं? अरे भाई कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु। अगर 19 नंबर की हम बात करें, 19 नंबर का एक्सप्लेनेशन की बात करें, तो बहुत सारे क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे परमाणु। और बहुत सारे परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। और यही अणु आगे किसका निर्माण करता है? एक तत्व का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? तत्व या एलिमेंट का निर्माण करता है। ठीक है, तो पूछा क्या गया है इसमें? क्या पूछा गया है भाई? इसमें पूछा गया है कि तत्व के सबसे छोटे भाग। तो सबसे छोटा भाग क्या होगा? सबसे छोटा भाग क्या है? परमाणु। तो याद रखिए। और इन्हीं परमाणु में क्या होता है आपके? इन्हीं परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अंदर में रहते हैं, नाभिक के अंदर, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या कर रहा है? चक्कर लगाता रहता है। ये हमेशा जानते ही इस बात को। ठीक है, चलिए, ये नंबर 20वें नंबर के क्वेश्चन इस प्रकार है, आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या बोल रहा है कि किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, किसी परमाणु का, एटम का, उनकी एटम की प्रॉपर्टी, किसी भी एटम की प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड होता है? ऑप्शन ए प्रोटॉनों की संख्या पर, ऑप्शन बी न्यूट्रॉनों की संख्या पर, ऑप्शन सी परमाणु भार पर, या डी इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। तो किस पर ये होता है? ठीक है, तो याद रखिए इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, इस पर इसका गुण जो है, ठीक है, परमाणु के गुण निर्भर होते हैं किस पर? इलेक्ट्रॉनिक की संरचना पर। किसका संरचना कैसा है? वे परमाणु की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, परमाणु भार अलग अलग तत्वों में अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग तत्वों में अलग अलग पाए जाएंगे, वो जाहिर सी बात है। 21 नाभिक के द्रव्यमान मास नंबर, ठीक है, न्यूक्लियर का जो मास नंबर
क्या होता है, नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या को उसका मास नंबर बोलते हैं, ठीक है, या नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या को उसका मास नंबर कहते हैं, नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या को मास नंबर के, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 21 का एक्सप्लेनेशन क्या होगा, अगर हम बात करें नाभिक की, तो नाभिक किसको बोला जाता है, ये है आपका नाभिक, क्या है भाई, ये आपका नाभिक। और नाभिक में क्या उपस्थित होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन उपस्थित होता है, और दोनों मिलाकर हम इसको कहते हैं न्यूक्लियन। क्या कहते हैं, न्यूक्लियन। ये कहते हैं नाभिक में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियन। क्वेश्चन क्या पूछा है, नाभिक के द्रव्यमान नंबर किसको कहते हैं, तो नाभिक के न्यूक्लियनों की संख्या, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, क्योंकि न्यूक्लियन क्या है, न्यूक्लियन क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियन, और इसी को हम दोनों को हम क्या करते हैं, ठीक है, परमाणु, ठीक है, द्रव्यमान, दोनों का प्लस क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान, और दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। तो यही है, ठीक है, क्या है, यही है आपके नाभिक के न्यूक्लियनों की संख्या को ही नाभिक की परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, सॉरी मास नंबर दिया ना, हाँ मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, ठीक है, वही है। मुझे लगा कि क्या है, परमाणु क्रमांक लिखा है, सॉरी, ठीक है, ठीक लिखा है, तभी तो बोलूँ, संख्या लिखा है, नंबर लिखा है, तो थोड़ा डाउट लगा। तो परमाणु जो है संख्या नहीं है, मास संख्या, द्रव्यमान संख्या है। चलिए ठीक है, चलिए मुझे लगा क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है भाई, कि किसी परमाणु की परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को हम कहते हैं, ठीक है, याद रखिए उसको कहा जाता है द्रव्यमान क्षति, उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति, ठीक है। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के नंबर को हम क्या कहते हैं, क्षति, ठीक है, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक ही तत्व के दो समस्थानियों के, ठीक है, समस्थानी आइसोटोप्स, ठीक है, एक ही तत्व के दो समस्थानिकों के विद्युत उदासीन परमाणु के लिए निम्नलिखित गुणों में से कौन सा गुण भिन्न होगा। परमाणु संख्या भिन्न होता है, परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है, प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, ठीक है। तो क्या पूछा गया है, समस्थानिक, 23 नंबर, देखिए क्या पूछा गया भाई, समस्थानिक। और समस्थानिक का कहने का मतलब है समान स्थान रखने वाले, समान स्थान रखने वाले, और समान स्थान रखने वाले कहने का मतलब है परमाणु क्रमांक सेम रहेगा, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होगा भाई, अलग रहेगा, डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट रहेगा। जैसे समस्थानी हाइड्रोजन का समस्थानी हम देखे थे, एक क्या कहलाता था आपका, प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, एक कहलाता था प्रोटियम, और दूसरा है ड्यूटेरियम, और तीसरा है ट्राइटिरियम, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, और तीसरा था ट्राइटिरियम। तो ये समस्थानिक है, और समस्थानिक कहने का मतलब जिसमें परमाणु क्या है, जिसमें परमाणु क्या हो, जो ये क्या है, ये परमाणु नंबर है, एटॉमिक नंबर, क्या है, एटॉमिक नंबर, और ये मास नंबर है, क्या है, मास नंबर। जो एटॉमिक नंबर है
वो क्या होता है, वो समान रहते हैं और मास नंबर अलग अलग होता है, यही होता है समस्थानिक। तो इसमें क्वेश्चन वही पूछा गया है, क्या पूछा गया है, तो समस्थानिक के विद्युत उदासीन परमाणु के कौन से गुण क्या होते हैं, भिन्न रहते हैं। तो भिन्न क्या होंगे, आपके परमाणु द्रव्यमान ही क्या होगा, भिन्न होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को हम क्या कहते हैं। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, आई थिंक अभी जस्ट देखा हूं। ये वाला यही क्वेश्चन है, यही रिपीट हुआ है, 21 वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम वही बोलना चाह रहा है आपके कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योगफल होता है। आप जानते हैं द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो ये थोड़ा रिपीट हुआ है तो उसको आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई कि किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। ठीक है, तो कौन से कण है, अल्फा कण, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बीटा कण, ऑप्शन सी गामा कण और ऑप्शन डी एक्स किरण या एक्स किरण, एक्स रे या एक्स किरण। चलिए, तो कौन सा है भाई, तो होगा कौन सा, इसका आंसर है अल्फा रे। रदरफोर्ड ने क्या किया था, अल्फा रे एक पतली परत से उन्होंने क्या किया था। ठीक है, जब एक पतली प्लेट से रदरफोर्ड ने अल्फा किरण की बौछार की थी, तो कुछ किरणें क्या हो जाते हैं, लेफ्ट साइड मुड़ जाते थे, कोई राइट साइड मुड़ जाते हैं, कोई सीधी चली जाते थे और कुछ वापस आ जाती थी। तो बहुत सारे ये चीज़ें थी जिससे निष्कर्ष निकाले थे। तो इसी से ही नाभिक की खोज का आकलन इन्होंने किया था रदरफोर्ड ने, किस कारण, अल्फा कणों की बौछार से। एक सोने की प्लेट्स में क्या किए थे, अल्फा कणों की बौछार की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने किया था। तो ये भी अभी जस्ट उसके पहले बताया था, ये भी रिपीटेड है, रदरफोर्ड। हो गए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन हो गए, अभी 24 क्वेश्चन और बाकी है। क्या बोलना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। C12 अंतर्राष्ट्रीय मानक किसको माना जाता है, C12 को परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक माना जाता है। ये 1000 बार क्वेश्चन, 1000 बार कहने के मतलब कई बार क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग डिफरेंट एग्जाम में। चलिए, पोजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, एंटी पार्टिकल किसका, पोजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, किसका है भाई। अभी जस्ट मैंने बताया इलेक्ट्रॉन का उल्टा पोजिट्रॉन, उल्टा कहने का मतलब जो है इसमें इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज रहता है। ठीक है, क्योंकि उतना ही है इसका। ठीक है, इसका जो चार्ज कितना रहता है, -1.6 × 10⁻⁻90 कूलम इलेक्ट्रॉन का होता है। लेकिन पोजिट्रॉन में +1.6 × 10⁻⁻90 कूलम किसका होता है, पोजिट्रॉन का। तो एंटी पार्टिकल किसका है, इलेक्ट्रॉन का। तो ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, प्रोटॉन की ऊर्जा, ठीक है, जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, संवेग जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तथा वेग जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, में सही संबंध क्या है। इन तीनों में प्रोटॉन की ऊर्जा, संवेग और वेग में क्या है, सही संबंध क्या है। चलिए, तो उसका सही संबंध है टी। कहने का मतलब है संवेग बराबर प्रोटॉन की ऊर्जा बटे वेग। ठीक है, क्या है, संवेग
बराबर प्रोटॉन की ऊर्जा बटे वेग। इसी को हम लेते हैं P इज इक्वल टू, ठीक है, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, वेग। तो यही है, और ये क्या कहलाता है आपका, इन तीनों में संबंध क्या है, यही है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ें याद रखें, ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती। यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए हुंड, ऑप्शन बी पाउली, ऑप्शन सी फैराडे, और या ऑप्शन डी आर्हेनियस। तो हुंड का बहुलता का नियम है कि पाउली का अपवर्जन नियम है कि फैराडे का नियम है कि आर्हेनियस का नियम है? तो याद रखिए, ये चारों क्वांटम समान नहीं हो सकते। उन्होंने कहा था, किसने, पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार हम जानते हैं कि उन्होंने कहा था कि चार क्वांटम संख्या होते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, और एक होता है जिसको कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। तो चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकते किसी भी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकते। उन्होंने कहा था ये भी कि अगर तीन समान हो भी जाते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या, तीन समान हो भी जाते हैं, तो चौथा नंबर का क्वांटम संख्या जिसको क्या कहा जाता है, चक्रण क्वांटम संख्या। तो एक का अगर वामावर्त होगा या एक का क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा जो है एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो चौथा अवश्य ही अलग होगा। ये किसने कहा? ये पाउली का अपवर्जन नियम कहता है। अब निकाल के देख सकते हैं, हम 10वीं 11वीं नहीं पढ़ रहे हैं, 11वीं नहीं पढ़े क्योंकि 11वीं 12वीं में निकालना पड़ता है, ठीक है, चारों क्वांटम संख्या निकाल के दिखा देते अगर 11वीं पढ़ते 12वीं पढ़ते। ये हमें क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फाइंड करना है, ठीक है, क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फाइट करना है, एग्ज़ाम नहीं देना है, तो यहाँ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए, बस याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 31 का, परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या सर्वसम नहीं होते। यह है, सेम वही को रिपीट किया है, ठीक है, वही है पाउली का एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल या पाउली का अपवर्जन नियम, सेम को दो बार दोहराया है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, कई बार ये क्वेश्चन डबल रिपीट हुआ है तो उसको याद रखिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है भाई बाह्यतम कक्ष में, ठीक है, कितनी हो सकती है? क्या 8 से ज़्यादा रह सकती है? नहीं, ये हर जानते, कोई भी केमिस्ट्री पढ़ने वाला, ठीक है, कोई भी केमिस्ट्री का जो स्टूडेंट है, अगर परमाणु पढ़ रहा है तो ये सभी जानते हैं उसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 8 ही होती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 32 में हम देखें 8 ही होती है ना भाई, हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, 2, 8 इस प्रकार से लिखते हैं, इससे ज़्यादा क्या है, अत्यधिक नहीं हो सकते, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, सबसे कम और 2 होगा और ज़्यादा क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। तो ये याद रखिए। 33 का क्या बोल रहा है, 33 का 33 का कि सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, ये पूछा गया है, किसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। चलिए, 33, इसका जो आंसर है, क्या इसका आंसर है 19, ठीक है, क्या है इसका आंसर है 19। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, कितनी होगी, 19। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा
सबसे बाहरी कक्षा हो, क्या बोल रहे हैं, यदि किसी परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। देखिए भाई, इसमें जो भी कक्षा होगी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो 8 ही होगी। बाहरतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 ही भरी जाती है, या पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है, मैं बार बार उसको रिपीट नहीं करूँगा, अच्छे से पढ़े हैं। स्वर्ण पत्र या गोल्ड फॉइल में किसने, रदरफोर्ड ने प्रकीर्णन का अध्ययन किया था, किस, ठीक है, नाभिक की खोज किस कण के द्वारा किया था। तो आप जानते हैं ये कण कौन सा है, आप जानते हैं भाई, अल्फा बीटा गामा या फिर एक्स, क्या है, क्या है, अल्फा किने। तो हम जानते हैं, अगर 35 नंबर की बात करें तो रदरफोर्ड साहब ने क्या किया था, एक पतली सोने की प्लेट ली थी और उस सोने की प्लेट में क्या किया था, अल्फा कणों की बौछार की थी, ठीक है, अल्फा रे की बौछार की थी। तो कुछ अल्फा रे इस तरफ मुड़ जाते थे, कुछ अल्फा रे इस तरफ मुड़ जाते थे, कुछ अल्फा रे सीधी चली जाती है और कुछ अल्फा रे वापस भी आ जाती थी, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे निष्कर्ष निकाले, जैसे कि वो जो है, ये जो है भाग है खोखला है, बीच वाला भाग जिससे वो गुजर जाते हैं, ठीक है, ये हल्की पतली है जिसके वजह से मुड़ जाते हैं, तो वगैरह वगैरह बहुत सारे इन्होंने क्या किया था, निष्कर्ष निकाले थे। तो किस कारण से, अल्फा रे से ये निष्कर्ष निकाले हुए थे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो है अल्फा रे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर या निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऑप्शन सी परमाणु का आकार कम हो जाता है, या डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिए, हमेशा उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा की ओर जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन ही करेगा, ठीक है। चलिए 36 हो गया, 37 पर नज़र डालते हैं। 37 क्या बोलना चाह रहा है कि परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु का द्रव्यमान अरे यार किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो उसके द्रव्यमान की बातें हो रही है, तो द्रव्यमान क्या होता है भाई, द्रव्यमान क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं, दोनों को न्यूक्लियॉन कहते हैं, और न्यूक्लियॉनों की कुल संख्या को क्या कहा जाता है, परमाणु का द्रव्यमान कहा जाता है, जो उसके नाभिक में उपस्थित होते हैं। द्रव्यमान क्या है, एक प्रकार का जो, ठीक है, जो उनकी नाभिक में उपस्थित थी, और नाभिक में उपस्थित कुल टोटल जो संख्या होती है वही द्रव्यमान होता है किसी भी वस्तु का, ठीक है। किसी भी वस्तु की बात करें तो उसका अगर वो नाभिक में जो जितनी जो है भार होगी, नाभिक के जितना टोटल भार होगा, ठीक है, नाभिक के अंदर उसके जितने टोटल भार होगा वही उसका परमाणु द्रव्यमान होता है। तो नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, ठीक है, इस पर ही डिपेंड करते हैं। तो ये कई बार देख चुके हैं। चलिए, यदि कक्षा की संख्या को खाली स्थान से व्यक्त करते, खाली स्थान लिखा है और कहने का यहाँ पर n है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, n है, कक्षा की संख्या को n से डिनोट करते हैं, तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, ठीक है। तो हम बात किए थे ये सारे जो है सूत्र की, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा भाई, 2n²। तो हमने क्या कहा था, 38 है, याद रखिए। अगर 38 की बात करें तो 38 का सॉल्यूशन अगर देखें तो क्या कहा है कि कक्षा की जो संख्या है, कक्षा की संख्या क्या दिया गया है, संख्या अगर n है तो किस प्रकार से हम उसे व्यक्त करें, तो हमने क्या कहा था, 2n²। क्यों, अगर कक्षा की संख्या अगर 1 रखते हैं, ठीक है, तो 2n² कहने का मतलब 2 × 1 की पावर है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, 2।
कक्षा अगर दूसरे नंबर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 दूनी 4 दूनी कितनी हो सकती 8, तीसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के 3 3 9, ठीक है, और 9 दूनी 18, चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती 4 4 16 दूनी 32, और इस प्रकार से ये कंटिन्यूस चलते रहेगा। ठीक है, तो कक्षा की संख्या दिया गया अगर n है तो उनमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसके लिए सूत्र क्या है ये पूछा गया है। उसके लिए क्या सूत्र है ये पूछा गया, तो सूत्र है ये, और ये मैं पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो अगर एक कक्षा होगा प्रथम कक्षा, अगर प्रथम कक्षा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ठीक है, द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तृतीय कक्षा में हो कितने, चतुर्थ कक्षा में कितने होंगे। ठीक है, तो प्रथम में 2, द्वितीय में 8, तृतीय में 18 और चतुर्थ में 32, इस प्रकार से चलते जाएगा। इनकी संख्या जितना आप बढ़ाएंगे वो उसकी क्या होगी, उनकी कक्षा। ठीक है, इस प्रकार से चलता रहेगा। तो 38 का ये आंसर आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये हो गया 38, 39 क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उसके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त ना हो जाए, यह सिद्धांत कहलाता था। ठीक है, किसका सिद्धांत कहलाता था, 39 किसका सिद्धांत कहलाता था, इलेक्ट्रॉन जब तक युग्मित नहीं होते तब तक उसकी जो प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए, ये सिद्धांत के फिर से क्या है, पॉली का अपवर्जन नियम। किसका नियम है, पॉली का अपवर्जन नियम। ठीक है, तो ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 40वें नंबर का क्वेश्चन, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, याद रखिए हाइजेनबर्ग ने किया था, ये मैंने बताया था, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 क्या बोलना चाह रहा है भाई, कि परमाणु संख्या अगर 17 है, देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, कि परमाणु संख्या 17 है एवं द्रव्यमान संख्या 35 है, कि एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या होंगे, 18 क्या प्रोटॉन होगा, 18 न्यूट्रॉन होगा, 35 प्रोटॉन होगा, या 35 न्यूट्रॉन होगा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी 18, प्रोटॉनों की संख्या होगी 18, या न्यूट्रॉनों की संख्या होगी 35, प्रोटॉनों की संख्या होगी 35। ठीक है, चलिए देखिए हम पढ़े हैं, एक मिनट ना, चलिए अब देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या हम कैसे निकालते हैं। 41 की अगर बात करें, 41 क्या बोल रहा है, 41 क्या बोल रहा है, कोई भी क्लोरीन परमाणु, सॉरी क्लोरीन एक तत्व है, इस क्लोरीन तत्व के परमाणु में इसके परमाणु क्रमांक कितने हैं भाई, क्या बोल रहे हैं 17 है, और इनका परमाणु भार कितना है 35 है। ठीक है, ये मास है, ठीक है, क्या है, मास ऑफ एटम, मास ऑफ क्या है एटम, और नंबर ऑफ एटम है, ये क्या है नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम, मास ऑफ एटम और नंबर ऑफ एटम। तो न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, ठीक है, मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम, अच्छे से लिख देता हूँ, न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं, न्यूट्रॉन बराबर मास ऑफ एटम माइनस नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम। ठीक है, नंबर ऑफ एटम, इसका मतलब न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो मास ऑफ एटम कितना होगा 35, और इसका नंबर ऑफ एटम 17, इसको माइनस करें तो ये कितना होगा 18,
और 18 क्या होगा, न्यूट्रॉन। किसकी संख्या होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या 18 होती है, यही फाइंड आउट करते हैं हम। तो इसका जो आंसर होगा 18 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बातें हैं। मैंने प्रोटॉन कैसे निकलता है, न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने बताया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। चलिए, आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्या है, चलिए आपकी स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा होगा। क्या लिखा है भाई, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश चार्ज कितना होता है। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, माइनस चार्ज होता है, और माइनस होता है 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। ठीक है, तो माइनस में जो होगा वही होगा, इसका आंसर होगा क्या है, सी। ठीक है, ठीक है, यही मैं बता रहा था चिल्ला चिल्ला के बहुत टाइम से। चलिए, किसी तत्व, नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का क्वेश्चन है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है उनके आवेश पर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन पर, ऑप्शन सी संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, या ऑप्शन डी प्रोटॉन पर। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है भाई, याद रखिए उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती हैं। ठीक है, ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु संख्या पर, द्रव्यमान संख्या पर। ऑप्शन डी है परमाणु भार पर। ठीक है, तो याद रखिए उसके गुण कैसे हैं। ठीक है, तो वो उसके, देखिए क्योंकि हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल आप पढ़े हैं, हम जानते हैं 44 की ना। ठीक है, 44, तो पीरियोडिक टेबल आप जानते हैं, पीरियोडिक टेबल या जिसे क्या कहते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी। तो ये किसने दिया था, मोसले साहब ने दिया था। मोसले द्वारा क्या किया था, प्रतिपादित किया था मोसले साहब। और मोसले द्वारा क्या किया था, किसी भी कोई भी तत्व है पीरियोडिक टेबल में जो है परमाणु क्रमांक के हिसाब से जमाया था। ठीक है, किसमें, क्रमांक के हिसाब से, कि परमाणु क्रमांक के हिसाब से जमाया था। जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम, बोरॉन है। ठीक है, आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, कार्बन है 7, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 8 है, फ्लोरीन 9 है। ठीक है, नियॉन 10 है। इस प्रकार से कंटिन्यू, और जो है सोडियम 11 है, मैग्नीशियम 12 है, एल्यूमिनियम 13 है। तो इस प्रकार से लगातार क्या है, इस प्रकार से परमाणु क्रमांक के हिसाब से वो जमाया हुआ था। तो ये इनके गुण को प्रदर्शित करता है, जैसे गुण है वैसे ये। ठीक है, तो इस पर याद रखिए, तो क्या है, परमाणु संख्या पर रासायनिक गुण इसके किससे संबंधित है, परमाणु संख्या के आधार पर, और उसी के हिसाब से वो जमाया हुआ था, अरेंजमेंट किया हुआ था। चलिए 40 क्या हो गया, 43 हो गया था, 44 हो गया था, 45। चलिए 45 क्या बोल रहा है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज जो है पॉली ने की थी, ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसॉन की खोज किसने की थी। ठीक है, इसकी याद रखिए युकावा ने। तो खोज वाली चीज़ को ये आप ज़्यादा याद रखें, किसकी खोज किसने की थी, आपको वो ज़्यादा याद रखनी है। ठीक है, तो 46 क्वेश्चन हो गए, अब सिर्फ 4 क्वेश्चन ही बाकी है, वो भी देख लेते हैं। अब पूरा ये क्या हो जाएगा, आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो मैं बता चुका हूँ किसे विभाजित नहीं कहते, फोटोन को विभाजित नहीं किया जा सकता, ये मैंने बताया था, ठीक है, क्लास में अपनी, तो ये याद रखें। कितने प्रकार के क्वांटम संख्या होते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, 4 प्रकार के क्वांटम संख्या होते हैं। और आप जानते हैं कौन कौन से, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्या की कितने हैं, 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रण क्वांटम संख्या के मान कितने संभव है भाई, ये भी रिपीटेड है, 2 संभव है, ये आप जानते हैं 49 का, ठीक है। चक्रण क्वांटम संख्या का जो है कितने मान संभव है, तो मैंने कहा था एक या फिर क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। और पॉली ने कहा भी था कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है, किसी 2 इलेक्ट्रॉनों की जो क्वांटम संख्याएं हैं, चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होगी, ठीक है, ये भी बात आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे अंतिम क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन, इसको बताइए, ये क्या पूछ रहा है कि 2 नाभिक है और 2 नाभिक के त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, 1:2 है। तो इनकी द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात क्या होगा, ये मैं बताया भी था, निकाला भी था, आपको याद आ रहा होगा, ध्यान आ रहा हो तो याद रखिए, ठीक है, किस प्रकार से निकलता है ये मैंने बताया भी था, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर जो क्या होगा 1:8, ठीक है। नाभिकों के अनुपात और इसके द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा, इस प्रकार से मैंने बताया था, ठीक है। चलिए, तो ये थे हमारे कितने क्वेश्चन में, 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। और 50 क्वेश्चन के बाद, 50 क्वेश्चन के बाद हमारा क्या हो जाता है, ये द एंड हो जाता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आंसर का जो सिलसिला चल रहा था वो क्या हो गया भाई, द एंड हो गया, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आपने हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्लास भी पूरा देखें और साथ ही साथ हमारा एमसीक्यू भी देखें। तो इस प्रकार से एमसीक्यू आज का हमारा ख़त्म होता है, यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और जो भी होगी वो चर्चा करेंगे और साथ ही साथ एमसीक्यू देखेंगे। तो जितने क्लास हो जा रहे हैं उनके बाद हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, 40, 45, 50 जितना हो सके, खासकर 50 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते जहाँ से, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वहाँ से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो देख लीजिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ से, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो आगे बढ़े, कहने का मतलब अलविदा चाहे भाई, आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी और ये होगी बाद में। तो हम इसको अभी यहीं पर रखते हैं। आज हम देखें एटॉमिक स्ट्रक्चर का एमसीक्यू, नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे अगले जो भी मुद्दे होंगे उस पर, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब आपसे मुलाकात होगी, तब आपसे बात होगी ढेर सारी, तो उस समय हम बातें करेंगे। चलिए, आज की क्लास हम करते हैं द एंड, थैंक यू, ठीक है। चलिए।